जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे शुक्राणुओं की रचना, यानी शुक्राणुओं का रचना के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम इनके निर्माण के बारे में इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इसके निर्माण के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो प्रमुख भाग हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए, पहले हम इनको हम चित्र के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में हम इन सभी के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैसे अगर हम बात करें शुक्राणु को बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इस सब की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। सिर्फ आज इस वीडियो के माध्यम से हमको चर्चा करना है शुक्राणु के चित्र के, यानी सचित्र वर्णन कहिए तो सचित्र वर्णन ही करना है इसमें। अब देखिए, शुक्राणु की अगर हम बात करें तो शुक्राणु को मुख्य रूप से अगर हम कहें तो सिर, धड़ और उदर में बांटा गया। जैसे चींटी जो देखे होंगे आप लोग, चींटी का शरीर 3 पार्ट में बटा हुआ है, उसी प्रकार इसका शरीर भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक, सिर, धड़ और उदर के रूप में। तो अगर हम बात करें तो देखिए, इसका इतना जो भाग हो गया सिर का कार्य करते हैं, यानी सिर का कार्य करता है, और इतना धड़ का कार्य करता है, और सिर, धड़ और उदर। ठीक, चलिए इन सब का कार्य करता है। इसके आधार पर हम इसका चर्चा कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम बात कर लेते हैं शुक्राणु के जो सबसे ऊपरी भाग होती है उसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, उसके ठीक जो नीचे वाले भाग होते हैं उसे केंद्रक या केंद्रक युक्त गुणसूत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, अब ये शुक्राणु का जो यहां से यहां तक जो भाग होती है वो सिर वाला भाग होती है, और सिर भाग में 2 भाग होते हैं, एक होता है अग्रपिंडक, एक होता है केंद्रक युक्त यानी केंद्रक। ठीक, अब देखिए, अब यानी सिर के ठीक नीचे और मध्य भाग के ठीक ऊपर जो बीच वाले भाग होते हैं उसे ग्रीवा कहते हैं। ठीक, अब देखिए, बीच वाले शुक्राणु के जो बीच वाले ये जो भाग होते हैं इसे मध्य भाग के नाम से भी जाना जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको सूत्रकणिका भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, इसके जो ठीक नीचे वाला भाग होता है उसे हम पुच्छ कहते हैं। तो ये सब था शुक्राणु में कौन सा भाग कहाँ व्यवस्थित है, उन सब के बारे में हम समझते हैं। अब हम जानते हैं कि शुक्राणु में अग्रपिंडक का क्या काम होता है और यह कहाँ व्यवस्थित रहता है, वो तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहाँ व्यवस्थित रहता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखिए, एक्रोसोम जो होता है शुक्राणुओं के सबसे ऊपर भाग में व्यवस्थित रहता है, और इसकी जो आकृति होती है टोपी नुमा आकृति होती है। एक्रोसोम की जो आकृति होती है टोपी नुमा होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया था, किसकी शुक्राणु में किसकी आकृति टोपी नुमा होती है। तो एक्रोसोम की आकृति किस आकार की होती है, तो टोपी नुमा आकार की होती है। ठीक, और यह शुक्राणु के सबसे ऊपरी भाग में व्यवस्थित रहती है। अब देखिए, एक्रोसोम जो होती है एक्रोसोम नामक झिल्लियों द्वारा घिरी हुई रहती है। अब इसके अंतर्गत घिरे हुए रहने के बाद क्या होता है कि इसमें एक्रोसोम नामक झिल्ली द्वारा तो घिरी हुई रहती है, इसके अंतर्गत एस्फोर्मलाइसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। याद रखिए, एस्फोर्मलाइसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम क्या करता है कि जब अंडाणु के संपर्क में शुक्राणु जब पहुंचता है तो क्या करता है, उस स्थिति में यह एस्फोर्मलाइसिन एंजाइम जो है शुक्राणु के शीर्ष भाग में यहाँ इस पर व्यवस्थित रहता है। ये शुक्राणु जब अंडाणु के पास पहुंचती है तो क्या करता है, निषेचन के समय में ये अंडाणु की जो ये झिल्लियां वाली दीवार होती है, अंडाणु झिल्ली की ये झिल्लियां जो पाई जाती है, इस झिल्ली को ये स्पर्मलाइसिन, ये हम शुक्राणु का चित्र बनाए, जब ये अंडाणु में प्रवेश करना चाहती है तो उस स्थिति में जब ये शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करना चाहती है तो उस स्थिति में इसका जो शीर्ष वाला भाग होती है, यानी हम एक्रोसोम की बात कर रहे हैं, ये एक्रोसोम इसमें घर्षण करता है, यानी जब ये सटता है तो घर्षण करता है, और घर्षण करने की वजह से इस पर ये जो एस्पर्मलाइसिन नामक जो द्रव्य है यह द्रव्य निकलता है, और निकलने के बाद क्या करती है, इस झिल्ली को गला देती है, और गलाने के बाद यह झिल्ली वहां से हट जाती है, और यानी फट जाती है। फटने के बाद क्या होती है, ये शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाती है और निषेचन की क्रिया कर लेती है। अगर हम बात करें ये शीर्ष का, अगर हम बात कर रहे हैं शीर्ष का, ये अग्रपिंडक वाली भाग है, यानी शीर्ष को बता दिए थे हम, शीर्ष 2 भाग में बटा हुआ, एक एक्रोसोम और दूसरा केंद्रक में। तो अभी हम केंद्रक की एक्रोसोम की बात कर रहे थे। तो यानी ये क्या करता है, शुक्राणु
ये झिल्लियां को क्या करता है, इसकी यानी एक्रोसोम ये झिल्लियों को गला देती है और अंदर प्रवेश कर जाती है। तो फिर क्या करती है, ये अंदर आकर के अंडाणु से मिल जाती है। ठीक, तो ये क्या करता था, अंडाणु की झिल्ली को गलाने का कार्य करता था। तो चलिए अब हम जानते हैं केंद्रक के बारे में। चलिए अब केंद्रक के बारे में जान लेते हैं, यानी शीर्ष का दूसरा भाग, यानी शीर्ष का दूसरा भाग। चलिए शीर्ष का दूसरा भाग केंद्रक। अब देखिए केंद्रक क्या होती है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ पाई जाती है। क्या होती है, केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है, क्रोमेटिन पदार्थ पाई जाती है। अगर हम बात करें तो एक्रोसोम के ठीक नीचे वाले भाग में केंद्रक व्यवस्थित रहती है, यानी शुक्राणु के एक्रोसोम के ठीक नीचे वाले भाग में केंद्रक व्यवस्थित रहती है। और यह क्या करता है, शुक्राणु के शीर्ष में सबसे अधिक भाग का निर्माण करता है। यह शुक्राणु की जो सिर वाला भाग है, इसमें यह सबसे अधिक वाला भाग यानी अधिक भाग का निर्माण करता है। यानी अभी देखिएगा सब यानी रचना में ही प्रदर्शित हो गई, इसकी संरचना में ही प्रदर्शित हो गई कि एक्रोसोम छोटा है और केंद्रक बड़ा है। तो केंद्रक बड़ा होने की वजह से यह शुक्राणु को सिर की आकृति भी प्रदान करती है। याद रखिएगा, केंद्रक को बड़ा होने की वजह से यह शुक्राणु की सिर की आकृति भी प्रदान करती है। अब देखिए केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन नामक पदार्थ पाई जाती है। ठीक, अब क्रोमेटिन नामक पदार्थ पाई जाती है। इसी क्रोमेटिन नामक पदार्थ की वजह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का लक्षण यानी आनुवंशिक गुणों के लक्षणों का वाहक होता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। तो किसकी वजह से, केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन के कारण, क्योंकि क्रोमेटिन में डीएनए एवं क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और इसी की वजह से क्या होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है। यानी हम कह सकते हैं अगर जिस शुक्राणुओं के द्वारा यानी जिन पुरुष के शुक्राणुओं के द्वारा अगर कोई बच्चे उत्पन्न होते हैं, यानी मादा के अंडाणुओं के संपर्क के साथ जब बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो उन पुरुष के जो आनुवंशिक लक्षण होंगे, उन यानी मादाओं के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनमें सारे यानी आनुवंशिक लक्षण उन यानी हम कह सकते हैं उनका आनुवंशिक लक्षण उन बच्चों में स्थानांतरित हो जाती हैं। तो ठीक, तो समझ में आ गया होगा केंद्रक, यानी अभी हम बात कर रहे थे केंद्रक की। अब देखिए यानी सिर का अगर हम बात करें तो सिर मुख्य रूप से दो कार्य करती है। शुक्राणु में जो सिर पाई जाती है, अब इस भाग को अभी भूल जाइए, इस भाग को बंद कीजिए। अब इधर का देख लेते हैं, इन दोनों को ले आते हैं। अगर हम सिर की बात करें, सिर शुक्राणु मुख्य रूप से दो ही कार्य करती हैं। एक कार्य होता है अंडाणु को झिल्ली को गलाना, यानी अंडाणु के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो गलाता है। तो कौन गलाता है, तो एक्रोसोम गलाता है। और दूसरी बात करें तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वाहक का कार्य करना। तो ये यानी शीर्ष का मुख्य रूप से दो कार्य होता है शुक्राणुओं में। तो शुक्राणु में शीर्ष का दो कार्य कौन था, एक था अंडाणु की झिल्ली को गलाना और दूसरा आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वाहक करना। चलिए अब तो हमको समझ में आ गया अग्रपिंडक और केंद्रक, ये दोनों तो समझ गए। अब अगला समझते हैं ग्रीवा के बारे में। अब देखिए ग्रीवा क्या होता है, शुक्राणु की सिर के ठीक नीचे वाले भाग और मध्य भाग के ठीक ऊपर, शुक्राणु के सिर के ठीक नीचे एवं मध्य भाग के ऊपर जो बीच वाले भाग होते हैं उसे हम ग्रीवा कहते हैं। अभी देख लीजिए, ये शुक्राणु के सिर वाले भाग होते हैं यहां से, और यहां से ये मध्य वाले भाग हैं। इनके जो बीच वाले ये भाग है इसे ग्रीवा कहा जाता है। अब देखिए ग्रीवा में दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, यानी तार केंद्र पाए जाते हैं। ग्रीवा में दो तार केंद्र पाए जाते हैं। अब समझ में आ गया होगा ग्रीवा कहाँ व्यवस्थित रहती है, तो मध्य भाग एवं सिर वाले भाग के ठीक बीच में पाए जाते हैं। अब ग्रीवा में दो तार केंद्र पाए जाते हैं, एक समीप्त तार केंद्र और दूसरा दूरस्थ तार केंद्र। अब समीप्त तार केंद्र क्या करता है, यह क्या करता है, यानी निषेचन क्रिया के समय युग्मक को विदलन की क्रिया के लिए प्रेरित करता है, यानी युग्मक में विदलन की क्रिया के लिए प्रेरित करता है। कौन करता है, समीप्त तारक केंद्र। और दूसरा हो गया दूरस्थ तारक केंद्र। अगर हम दूरस्थ तारक केंद्र की बात करें
तो यह दूरस्थ तारक केंद्र होता है क्षारीय तंतु के यानी पूछ के लिए क्षारीय तंतु का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, पूछ के लिए क्या करता है, क्षारीय तंतु का कार्य करता है। तो ये था ग्रीवा से संबंधित बात। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है शुक्राणु का मध्य भाग होता है। हम कह सकते हैं शुक्राणु के मध्य भाग को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका या मध्य भाग भी कहते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर कोशिका यानी गाढ़ी कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसे मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर गाढ़ी कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसे मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यह क्या करता है, शुक्राणुओं को, यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणुओं को गति एवं ऊर्जा प्रदान करती है। यानी गति हम कह सकते हैं यानी शुक्राणुओं को निचोड़ यानी कह सकते हैं उनके शरीर में जो ऊर्जा एवं गतिशील प्रदान करती है, ताकि गतिशीलता का मतलब यह हुआ कि वह आगे की ओर बढ़ सके। यानी हम कह सकते हैं गति एवं ऊर्जा प्रदान कौन करती है शुक्राणुओं में, तो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणुओं को गति एवं ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए यह शुक्राणु की मध्य भाग होती है। अब हम जान लेते हैं पूंछ के बारे में। देखिए मध्य भाग के नीचे पाए जाने वाले यानी शुक्राणुओं के मध्य भाग के नीचे जो भाग पाए जाते हैं उसे हम पूंछ कहते हैं। अब पूंछ का क्या कार्य होता है, तो शुक्राणुओं में गति प्रदान कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करती थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया करती थी शुक्राणुओं में गति यानी गति प्रदान करने का कार्य करती थी। ये जो पूंछ जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ठीक नीचे पाया जाता है और यह क्या करता है, शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसकी आकार सर्पिलाकार होती है, जो शुक्राणुओं में यानी शुक्राणुओं को किसी मादा के योनि मार्ग में आगे की ओर बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं को आगे की ओर यानी लिक्विड पदार्थ में आगे की ओर बढ़ाना। ठीक, तो ये अभी हम चर्चा कर रहे थे शुक्राणुओं के संरचना के बारे में। तो संरचना के माध्यम से हम यानी शुक्राणु के जो यानी संरचना की दृष्टि से जो इनका प्रमुख भाग था, हम उन सभी के भागों के बारे में बता दिए हैं। अगर जिस स्टूडेंट को अगर किसी भी प्रकार की इससे समस्या उत्पन्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जान सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।